हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं का पाठ 9 शासक और इतिवृत्त। इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है अकबरनामा और बादशाहनामा। ये दो इतिवृत्त हैं मुगल समय के। और बेटा ये मैं हूँ पवन दहिया, आपका हिस्ट्री टीचर। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकबरनामा के बारे में। देखो नाम से ही बेटा पता लग रहा है कि अकबरनामा किसके बारे में होगा, अकबर के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके जो लेखक हैं वो थे अबुल फजल, और इनका पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ। ये बेटा ध्यान देने की बात है कि उस वक्त राजधानी क्या थी इनकी, मुगलों की, आगरा। और ये अरबी, फारसी, यूनानी, दर्शन और सूफीवाद इनमें पर्याप्त निपुण था, निष्णात था, यानी एक्सपर्ट था वो इन सारी लैंग्वेजेस में, बोलने बोलने में। और इससे भी ज्यादा वो एक प्रभावशाली विवादी था। इसका मतलब वो वाद विवाद में बहुत बढ़िया था और स्वतंत्र चिंतक था। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इसका क्या मतलब बनता है स्वतंत्र चिंतक का? मतलब कि ये अपने स्वयं के विचार रखता था, किसी के बनाए हुए विचारों पर ये नहीं चलता था। और लगातार उसने जो दकियानूसी उल्मा थे उनके विचारों का विरोध किया। जैसे हमने लास्ट उसमें भाग में पढ़ा था जिसमें उसकी बात हुई थी चित्रकला की, कि जो उल्मा थे वो क्या बोलते थे कि चित्रकला में जीवित वस्तु, जीवित प्राणियों का चित्र नहीं होना चाहिए, जबकि ये कहता था कि होना चाहिए। अच्छा, ये सब देख लिया। अब इसके बाद हम और देखते हैं अबुल फजल के बारे में। जो अकबर है वो इससे बहुत प्रभावित था। क्यों? ऊपर वाली ही सारी इसमें जो गुण थे उसके कारण। और उसने उसे अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया। एक तो अपना सलाहकार बना लिया किसी भी मुद्दे पर, चाहे धार्मिक मुद्दा हो चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, और अपनी जो नीतियां थी उनकी प्रवक्ता के रूप में उपयुक्त पाया। इसका मतलब क्या बनता है बेटा? प्रवक्ता क्या है? जो बोलता हो। यानी अकबर जो भी नीतियां बनाता था उसके बारे में ये विस्तार से जनता को बता देता था। आजकल भी हमारे नेता जब नीतियां बनाते हैं तो एक आध नेता ऐसा होता है जो बहुत बढ़िया तरीके से उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है। तो उस वक्त इसका यही काम था अबुल फजल का। इसमें अब हम देखते हैं अबुल फजल ने 1589 में यानी 1589 में अकबरनामा को लिखना आरंभ किया और 13 वर्ष तक इस पर कार्य किया। बेटा आप समझ सकते हैं 13 वर्ष कितना एक लंबा पीरियड था। और इसमें कई बार इसने सुधार भी किए कि भाई पहले कुछ जो घटना है वो बहुत बढ़िया तरीके से नहीं लिख पाया तो चेंज करके फिर और बढ़िया तरीके से लिख दिया इसने। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है, यानी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसको दफ्तर भी कह सकते हैं हम जिल्दों को, या सिंपल भाग हिसाब में देखें तो 3 भागों में इसे विभाजित किया है। इसमें पहले 2 इतिहास हैं और तीसरी है वो जिल्द आईनाए अकबरी। उसमें क्या अकबर के विषय में बता रखा है। जो पहली जिल्द है उसमें आदम से लेकर अकबर के जीवन को दिखाया गया। आदम मतलब जो पहला मनुष्य आया था पृथ्वी पर, तब से लेकर अकबर के जीवन तक दिखाया गया है। दूसरी जो जिल्द है, ये बेटा थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, जल्द लिखा हुआ है। इसमें अकबर के जो 46 वर्ष के शासन तक का ब्यौरा है। 46 वर्ष के शासन तक का ब्यौरा होने का मतलब है ये है 1601 तक का। इसके बाद है आईना अकबरी में मुगल साम्राज्य को अबुल फजल ने किस हिसाब से दिखा रखा है? मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, ये बेटा जनों लिखा है, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों की जो अलग अलग आबादी वाले हैं और एक मिश्रित संस्कृति वाले राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कि अलग अलग व्यक्ति हैं, जैसे अलग अलग धर्मों के हैं, लेकिन एक मिश्रित संस्कृति, सारे आपस में ढंग से रह रहे हैं। 1602 में बीर सिंह बुंदेला नामक एक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? अबुल फजल की। और किसके कहने पर की? जहांगीर के कहने पर। जहांगीर के अबुल फजल से मनमुटाव थे तो इस वजह से उसने हत्या करवा दी थी इसकी। अब हम देखते हैं अबुल फजल की भाषा शैली के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जो इसकी भाषा शैली थी वो बहुत अलंकृत थी। जैसे अलंकार आपने पढ़े होंगे ना, बढ़िया बढ़िया तरीके से, लच्छेदार तरीके से लिखता था कि भाई पढ़ने वालों को मजा आ जाए, और जो अगर बोल के सुनाए तो उनको और ज्यादा मजा आ जाए। इसमें क्या होता था, पाठक जो थे उनको ऊंचे, जो पाठ थे, ये पाठकों नहीं बेटे, पाठों को ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था। इसलिए इस भाषा में लय और कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था। अब ऊंची आवाज में पढ़ रहे हैं तो भाई बेसुरा बोलेगा तो कौन सुनेगा,
इसलिए गाने का भी थोड़ा सा इसमें बोलने का एक बढ़िया तरीका होना चाहिए था। और ये जो भारतीय फारसी शैली है ये जो विकसित हुई, इसको दरबार में संरक्षण मिला। दरबार कौन सा? ये मुगल दरबार अकबर वाला। अब हम पढ़ते हैं बादशाह नामा। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि बादशाह नामा के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक अबुल फजल के ही एक शिष्य थे, अब्दुल हमीद लाहौरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि अब्दुल हमीद लाहौरी किसके शिष्य थे या बादशाह नामा किसने लिखा था। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? शाहजहां के समय का इतिहास दिया गया है इसमें। शाहजहां कौन था? अकबर का बेटा था जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहां था। अब ये जो विवरण है ये भी एक सरकारी इतिहास है अकबरनामा की तरह, और इसकी भी 3 जिल्द हैं। और प्रत्येक जो जिल्द है, ये जिला लिखा हुआ बेटा, जिल्द है 10 चंद्र वर्षों का विवरण देती है। इस्लाम में चंद्र वर्ष के हिसाब से हम टाइम की गणना करते हैं। चांद एक जो पूरा चक्कर लगा लेता है पृथ्वी का, उसे एक महीना माना जाता है, और ऐसे चांद 12 चक्कर लगा ले तो उसका एक चंद्र वर्ष उसको कहा जाता है। जो लाहौरी है इसने बादशाह के जो शाहजहां थे उनके शासन के पहले 2 दशकों पर, दशक कितने का? 10 साल का, पहले 2 दशकों पर पहला और दूसरा दफ्तर लिखा है। दफ्तर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? जिल्द या भाग ही दफ्तर कहा गया है। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के जो वजीर थे सदुल्ला खान, उसने सुधार किया, क्योंकि चेंज वेंज कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। कभी हो सकता है कोई चीज़ ढंग से ना लिखी गई हो, कोई चीज़ छूट गई हो, तो उसने इसमें चेंजेस किए। जो लाहौरी थे वो बुढ़ापे की वजह से तीसरे दशक के बारे में कुछ ना लिख सके, बूढ़े हो गए थे तो उनके बस की ज़्यादा लिखना विखना रहा नहीं था। और इसको फिर बाद में पूरा किसने किया? इतिहासकार थे, नाम है उनका वारिस। उसने बाद में इसको बादशाहनामा को पूरा किया। अब जो अंग्रेज थे उनको कहीं पे भी जाते थे तो वहाँ की लिटरेचर में जो लेख होते थे, इतिवृत्त थे, उनमें बड़ा ही इंटरेस्ट होता था। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही किया, जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीय इतिहास के अध्ययन को शुरू किया। तो जो अंग्रेज प्रशासक थे उन्होंने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों को समझने के लिए, अभी क्यों समझना चाहते थे? क्योंकि उनको पता था भाई हमें तो कई सौ साल राज करना है, तो इनको हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने भारतीय इतिहास का अध्ययन आरंभ किया। 1784 में सर विलियम जॉन्स ने एक संस्था बनाई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। बेटा याद रखेंगे, सर विलियम जॉन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1784, इनको याद रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा और बादशाहनामा के जो संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ने ही 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए। इसका क्या मतलब बनता है कि इसके बारे में जो उनके अपने विचार थे वो इन्होंने संपादित किए 19वीं शताब्दी में। और बाद में जो एक व्यक्ति थे हेनरी बेवरेज, उनके द्वारा बड़ी मेहनत से अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया, इंग्लिश ट्रांसलेशन। अकबरनामा का तो हो गया, लेकिन बादशाहनामा के केवल कुछ अंशों का ही अब तक अंग्रेजी अनुवाद हुआ है। पूरा का पूरा बादशाहनामा इंग्लिश में अब तक भी नहीं है। तो बेटा आज की इस छोटे से लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग सा बढ़िया सा पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करना। ओके बेटा, थैंक यू।